नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज मेरे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, ऑथर हैं और यूपी की राजनीति पे, मीडिया पे इनकी पैनी नजर रहती है। शांतनु जी, आपका स्वागत है शो पे। नमस्कार अभिनव भाई। नमस्कार शांतनु जी, अगर हम इस कोरोना क्राइसिस की बात करें इस देश में, तो एक इसमें निकल के आता है कि मीडिया का जो कवरेज रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है। हम भारतीय मीडिया की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन हम फॉरेन मीडिया की बात बहुत कम करते हैं। अगर हम विदेशी मीडिया की बात करें, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया की बात करें, उनका कवरेज इस पूरी क्राइसिस में भारत को लेके किस तरीके से रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया को आज़ादी है कि वो क्या कर सकता है। अगर फॉरेन मीडिया भारत में आके रिपोर्टिंग करना चाहता है वो कर सकते हैं, लेकिन उनको क्रिटिक करना, उसको एनालाइज करना भी हमारा अधिकार है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभिनव भाई, मैंने एक लेख लिखा है इंग्लिश में, ऑर्गेनाइजर में, और स्वराज मैग ने भी किया है। वो मैं पिछले 15-20 दिन से रिसर्च को कर रहा था कि ये फॉरेन मीडिया की क्या कवरेज है। और मुझे ये खटका तब था जब मैं योगी जी की किताब रिसर्च कर रहा था। आपको लगेगा कि योगी जी कहाँ से आ गया, कि जैसे में योगी जी चीफ मिनिस्टर बने तो शायद नरेंद्र मोदी के बाद वो दूसरे ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनका वाशिंगटन पोस्ट जिनकी स्टोरी लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स जिनकी स्टोरी लिख रहा है ना। किसी राजस्थान के सीएम की, छत्तीसगढ़ के सीएम की आपने देखी है वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी? आपने देखी है कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी? तो कभी नहीं देखी। तो मुझे लगा ये इनको मतलब यानी वो सिलेक्टिव है, वो उन्हें पता है कि अच्छा ये भगवा है, तो मुझे लगा अच्छा इनकी अलग करेंसी कुछ एक लेंस है। तब मुझे पहली बार 4-5-6 साल पहले लगा, पता तो था ये बायस रिपोर्टिंग करते हैं। फिर जब मैं कोरोना की इनकी न्यूज देखता था, मेरे जो मित्र हैं, मैं यूके में पढ़ा हूं, तो मित्र हैं बहुत सारे यूके में, जो क्लासमेट्स थे वो यूएस में रहते हैं, तो बताते हैं अरे इंडिया में ऐसा हाल है, इंडिया में ऐसा हाल है। तो और एकदम से जो हमारे दैनिक जागरण में छप रही है वो उनके यहाँ वहां भी पहुंच जा रही है। अच्छा ऐसा कैसे, मतलब कि उनकी फ्रंट हेडिंग बन रही है वो सब चीजें। मैंने कहा उनका अपनी कोई खबर नहीं है क्या उनके पास जो फ्रंट हेडिंग, मतलब हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल का पेज होता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स पेज से पहले एक पेज होता है, एक पेज का छोटा सा बिजनेस के पहले आसपास। मैंने कहा इतना बड़ा कैसे है? तो इनका मतलब वो शायद एग्जिस्टेंस ही किसी और चीज के लिए है, एग्जिस्टेंस खबर के लिए नहीं है, मतलब एक ओपिनियन जनरेट करना है। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने कहा एक मुझे रामबाहु प्रबोधनी से एक रिसर्चर, एक इंटर्न को लिया मैंने, और मैंने 3 बड़े यूएस पब्लिकेशन और 3 बड़े यूके पब्लिकेशन को लिया, और एक गूगल सर्च के बेस पे देखा, एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिसर्च कि ये क्या हेडिंग्स है। मैं तो टेक्स्ट में भी नहीं गया, केवल हेडिंग मैंने एनालाइज करी, करीब 600 आर्टिकल्स की मैंने। तो उसके बेस पे मेरे कुछ एनालिसिस है। अगर मुझे अलाउ करे तो मैं स्लाइड्स दिखा सकता हूँ अपनी, जिससे रिसर्च आपके दर्शकों को व्यापक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मुझे बस आप 1 सेकंड दीजिए। मैं हाँ जी, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभिनव भाई आप? जी। तो मैंने इसको बोला है ट्रेसिंग ग्लोबल पैनिक सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर एक टर्म है जो इस समय बड़ा निकला है कि कोई कोरोना सुपर स्प्रेडर है। जब तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ था तब से हमने ये बात को शुरू करा। तो मैंने देखा ठीक है, जो कोरोना है वो तो एक चीज है, लेकिन एक पैनिक भी बहुत जोर से फैलाया जा रहा है, खबर को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो मैंने बीबीसी, इकोनॉमिस्ट, गार्जियन, 3 यूके के जो न्यूज पब्लिकेशन है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन और वॉशिंगटन पोस्ट, जो 3 यूएस के पब्लिकेशन है, इनको एनालाइज करा। ये ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपा है, स्वराज मैग में भी लेख छपा है मेरा, ट्रेसिंग ग्लोबल पैनिक सुपर स्प्रेडर्स एंड बीबीसी टॉप द चार्ट्स। तो देखिए मुझे ये आया क्यों, क्योंकि मैं डॉक्टर जोनाथन को कुछ पढ़ रहा था, तो कोट मिला उनकी द एंड ऑफ एपिडेमिक जो बुक है, कि जब एपिडेमिक आता है तो साथ में थोड़ा टेरर, थोड़ा र्यूमर, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसका पार्ट ही बन जाती है। तो इस कोविड में ऐसा क्या हुआ उसको मैंने एनालाइज करना शुरू करा। मेरा सिंपल सा रिसर्च फ्रेमवर्क था। मैंने 6 पब्लिकेशन लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 3 यूएस से, 3 यूके के। 1 मार्च 2010 से लेकर 30 अप्रैल 2021, ये 14 महीने को मैंने लिया, जब एक तरह से कोरोना की रिपोर्टिंग शुरू हुई थी, और 30 अप्रैल पे हमारे पीक, हमारा थोड़ा सेकंड वेव की पीक भी थी। सिंटेक्स मैंने सिंपल सा गूगल का यूज करा, वो साइट ली, जब बीबीसी ली तो बीबीसी ली, न्यूयॉर्क टाइम्स तो न्यूयॉर्क टाइम्स ली, इंडिया कोविड पैंडेमिक कोरोना वायरस, ये 4 टर्म के लिए मैंने सर्च करा। मुझे 552 आर्टिकल मिले। एक मेरा मतलब आप मान सकते हैं रैंडम सैंपल है ना। मुझे 552 आर्टिकल्स मिले इन 6 पब्लिकेशन में मिला के। फिर मैंने उन हेडलाइंस को केवल, ये मैंने 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा। क्या वो फियर इंड्यूसिंग है? और मैंने कुछ लोगों को भी बिठा लिया, मेरे साथ में, कि भाई जैसे मेरी वाइफ को बिठा लिया, और जो नॉर्मल इंग्लिश रीडर है, कि भाई ये हेडिंग पढ़ के आपको क्या लगता है? या आपको फियर आता है इससे, या इससे आपको लगता है क्रिटिकल है, ये डाउट कर रही है आपकी कैपेबिलिटी पे, या न्यूट्रल है, या प्रेज कर रही है आपको? मुझे लगा क्या मैं बायस लेंस से ना देखूं, तो मैंने 5-6 लोगों से ट्रायंगुलेट करा के जो एक कॉमन रैंकिंग आई उसको करा, एक अपना बायस खत्म करने के लिए, फेयर होने के लिए।
तो मैंने 4 थोड़ी सी क्रिटिकल हेडलाइंस ली, मतलब कैटेगरीज ली, फियर इंड्यूसिंग, हाइपरबोलिक, क्रिटिकल और डाउटिंग, और 2 ली न्यूट्रल है, मतलब न्यूज रिपोर्टिंग है, और प्रेज कर रही है कि भारत ने कुछ अच्छा भी किया है क्या, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ अच्छा किया है मेरे हिसाब से। देखिए 5-6 देश है अभिनव भाई जिन्होंने वैक्सीन निकाली है, उसमें भारत एक देश है। पहली वेव में हम केवल ये किस्से सुनते थे कि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, हम किस्से सुनते थे कि बूढ़े लोगों को घर पे रोक दिया जाता है, जब जवानों को बचाया जाता है, हम सुना करते थे केवल। हमने सेकंड वेव में उसका कुछ देखा। तो भारत की प्रेज भी हुई है क्या पहली वेव में, दूसरी वेव में? तो ये मैंने करा। अब मुझे क्या क्या मिला मैं आपको 3 ग्राफ के जरिए बताऊंगा। पहली तो बस एक डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज की क्या है। तो बीबीसी का तो देखिए कॉलोनियल हैंगओवर नहीं गया अभी तक ना, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि वो पेपर भारत के लिए ज्यादा बना है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है कि भारत ब्रॉडकास्टिंग है, वो देखना पड़ेगा। तो ये जो पूरे 552 आर्टिकल्स में 50% तो भैया लंदन वालों का शेयर है। तो एक तो पहली चीज ये, तो मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर भी बता दूं, अगर मैंने साथ में नोट्स भी अपने रखे हैं। तो करीब 552 ये है, इसमें से 274 स्टोरीज केवल बीबीसी की हैं। नंबर 2 पे है न्यूयॉर्क टाइम्स 91 स्टोरीज के साथ, और वॉशिंगटन पोस्ट 69 स्टोरीज के साथ। तो करीब 50% शेयर बीबीसी का है। ये बेसिक बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई बीबीसी की कितनी कवरेज है। मैं लिंक्डइन पे गया और बीबीसी हिंदी को हटा दें, बीबीसी इंग्लिश वाली जो इंडिया की टीम है, लिंक्डइन में उसके 350 एम्प्लॉई हैं इंडिया में। क्या आप सोच सकते हैं 350 एम्प्लॉई, हमारे एक ब्यूरो में नहीं होते हैं उतने लोग। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब आप ये ना, ये मतलब हंस तो रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग यहाँ बैठ के कोई इंटरनेशनल कमेंट्री नहीं कर रहे। थोड़ा वियॉन कुछ कर देता है तो कर देता है, उसमें हम बात करेंगे। और मैं आपके व्यूज भी मैंने सुने हैं इसके ऊपर, आपके और अभिजीत अय्यर, आप लोग जब बात करते हैं तो आपने कई बार बात करी है, उसमें आते हैं एक बार इसमें। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आते हैं मेरी हेडलाइंस का एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक, फेयर इंड्यूसिंग, डाउटिंग, क्रिटिकल, न्यूट्रल और प्रेजिंग। अब यहां पे मामला खतरनाक हो जाता है। ये जो 4 ऊपर वाले हैं, हाइपरबोलिक, फेयर इंड्यूसिंग, डाउटिंग, क्रिटिकल, इसमें 76 से 77% न्यूज आ रही है हेडिंग्स। न्यूट्रल मतलब जो न्यूज रिपोर्टिंग तो कर ही नहीं रहा है कोई। आप देख रहे हैं लाल वाला, ये कितनी छोटी छोटी है, इसकी गार्जियन में तो न्यूज रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है, इतनी छोटा है। जो लाल वाला ब्रैकेट देख रहे हैं 2.9%, ये परसेंटेज दिखा भी नहीं रहा है ग्राफ, इतना छोटा परसेंटेज है। ये लाल वाली तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं पहली बार, तो लोग केवल ओपिनियन बांट रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो ओपिनियन बांट रहे हैं केवल। और प्रेजिंग तो भैया है ही नहीं, बीबीसी छोटी सी है, इतना बड़ा वॉल्यूम में कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, वापो छोटी सी है, बाकी तो प्रेजिंग है ही नहीं। प्रेजिंग का एक आर्टिकल नहीं है जो आपकी चीज को प्रेज कर रहा हो। और जो ये हाइपरबोलिक है, जो फियर इंड्यूसिंग है, जो ब्लू वाला है, जो ऑरेंज वाला है, जो डाउटिंग है, वो बड़े बड़े चंक्स हैं। और ये सब मिला के एवरेज करते हैं तो कभी 76% आता है, प्रेजिंग आता है मात्र 2%। जो क्रिटिकल है वो भी बहुत कम है, मतलब चलिए आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी, वो इसका शेयर भी कम है। हाँ, वो भी कम है, मतलब एक वो हाइपरबोलिक, मैं आपको बताऊंगा, मैंने एग्जांपल भी दिया, मैंने पैटर्न्स भी बनाए, मैंने ऐसे नहीं बस आपको लगेगा कि मैंने जो कह दिया मैंने किसको हाइपरबोलिक बोल दिया, मैंने पैटर्न्स भी आपको बताऊंगा मैं भी। अब ये चीज भी आपको मजेदार लगेगी कि मैंने जो 14 महीने को 12 महीने और 1 महीने में बांट दिया, है ना। तो एक तो जो 1 महीना मतलब अप्रैल का महीना, और एक वो 13 महीने 1 अप्रैल से 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। उसमें देखा कि जो 50% रिपोर्टिंग है वो तो 1 महीने में हो गई है। सारे आर्टिकल के एवरेज में 40%, ये जो 552 आर्टिकल्स हैं इसमें से 40% आर्टिकल तो मतलब अप्रैल में लिख गए। और इनकी हेडिंग्स जो न्यूट्रल थी और जो प्रेज थी जो छोटी सी, वो सारी पहली वेव में है। दूसरी वेव में तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है और ये लोग अपनी कॉपी राइटिंग कर रहे हैं कि कैसे और पैनिक फैलाऊं, ये मौका मिल गया है, यहाँ पे हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, मौका मिल गया। और मतलब आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पार्ट है, जो 1 मंथ का पार्ट है, मतलब इस पूरे जो उनकी रिपोर्टिंग है पूरे 14 महीने में से ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा रिपोर्टिंग है। देखिए इसकी वापो की और सीएनएन की तो ऑलमोस्ट 50% से भी रिपोर्टिंग 1 महीने में। तो ये मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। अब आते हैं इनके पैटर्न्स क्या है ना। आपको ये तो पता लग गया कि 76 to 77% जो है वो मिसलीडिंग हेडिंग्स है। इनके पैटर्न क्या है? पहला जो पैटर्न है कि एब्सोल्यूट नंबर को ले लेते हैं, है ना। अब ये एब्सोल्यूट नंबर, जी भारत की पॉपुलेशन में एब्सोल्यूट नंबर, ये मैं उत्तर प्रदेश के डिबेट में कहता हूं, लोग कहते हैं आपका सबसे बड़ा डेटा, अभी मैंने कहा 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा डेटा तो होगा, ये डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन डालो। हम क्यों कहते हैं 10 मिलियन का डेटा? तो जैसे एक डेटा देखिए पहला, इंडिया ओवरटेक्स ब्राजील। अरे ब्राजील की 19-20 करोड़ पॉपुलेशन है, आपकी 100 थी, इंडिया तो वो ओवरटेक कर ही जाएगा ब्राजील को। एक में था सेम सिमिलर हेडिंग मेरे एनालिसिस में, इंडिया ओवरटेक्स इटली। अरे इटली तो छोटा है भाई, 5-6 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिया तो इटली ओवरटेक कर ही देगा। लेकिन पढ़ने में क्या लगता है, देखिए जो वैश्विक रीडर है वो बहुत स्मार्ट रीडर नहीं है, वो तो हेडिंग पढ़ता, ओ माय गॉड भारत की तो बहुत लग गई है, ट्रैवल मत करो, यहाँ से बिजनेस बंद कर दो,
इससे इसके रैमिफिकेशंस भी, इसके इकोनॉमिक रैमिफिकेशन है, इसके ट्रैवल रैमिफिकेशंस है। माहौल बनता है तो पॉलिटिशियंस को रिएक्ट करना पड़ता है, ट्रैवल एडवाइजरी जानी पड़ती। आपको पता है सारी चीजें जो पॉलिटिकल होती हैं बहुत साइंटिफिक नहीं होती हैं, वो एक माहौल के हिसाब से होती है। अरे यार 4 हेडिंग छप गई है भारत के खिलाफ, भारत की एडवाइजरी जारी कर दो, फ्लाइट्स बंद कर दो। अब सोचिए एक फ्लाइट अगर बंद हो जाती है 4 कैरियर, तो कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है एक हेडिंग के चक्कर में केवल। दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, इंडिया टॉप्स 3 लाख न्यू कोविड केसेस, है ना। अब 3 लाख केसेस पूरे भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इसी डेटा को मैं 1 मिलियन पे कर देता, तो आप तो 100वीं कंट्री भी नहीं आते, आप तो 80वीं कंट्री भी नहीं आते। लेकिन तब हेडिंग कैसे बनती? तीसरी हेडिंग पढ़ी न्यूयॉर्क टाइम्स की 3 मई की, विद 3,12,000 केसेस इन 20 ऑफ आवर्स, इंडिया सेट्स अ रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं बनता ऐसा। आप इसे पर मिलियन में लाएंगे, आप कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा। फिर देखिए कोरोना वायरस, हाउ दिल्ली वेस्टेज लॉकडाउन टू बिकॉज इंडियाज बिगेस्ट हॉटस्पॉट। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, दिल्ली को कभी बिगेस्ट हॉटस्पॉट में डिक्लेयर ही नहीं करा गया। मतलब इन्होंने एक सुपरलेटिव टर्म्स करके डेटा को एब्सोल्यूट दिखा के एक सेंसेशनल हेडिंग क्रिएट कर दी। तो एक तो कैटेगरी जून का है कि इंडियाज बिगेस्ट हॉटस्पॉट, ये जून और 2020 का है, 2020 वाला। आप हाँ, ये भी आप अच्छा नोटिस कर रहे हैं। तो मैंने कुछ 20 से भी हेडिंग ली है, कुछ 21 से ली है ना, और हर तरह की हेडिंग्स में कुछ एग्जाम्पल नहीं है, मैंने तो सारी 522 हेडिंग करी है। हाँ, अब मैं आता हूं दूसरी कैटेगरी में। एक है, ये क्या करते हैं, किसी हाइपर लोकल इवेंट को लेते हैं और उसको अब दिखाते हैं कि पैन इंडिया इवेंट है। तो जैसे एक हेडिंग पढ़ी है बीबीसी की 3 अप्रैल की, कोरोना वायरस, इंडियाज डॉक्टर्स स्पैट एट एंड अटैक्ड। अब इससे ना 2 फायदे हुए। आपको याद है तबलीगी जमात वाला केस है, तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने, याद है, वो कपड़े उतार दिए थे नर्सों के सामने, थूकते थे, पिटाई भी हुई है ना। अब इससे उन्होंने दो एम अचीव कर लिए। एक तो तबलीगी जमात को बचा लिया, हेडिंग में कहीं पता ही नहीं लग रहा। और इससे क्या लग रहा है, जैसे इंडिया के सारे पेशेंट डॉक्टरों पे थूक रहे हैं। इस हेडिंग को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इंडिया का पेशेंट इतना इल बिहेव्ड है, उसको पता ही नहीं हॉस्पिटल में बिहेव कैसे करते हैं। कोरोना वायरस, इंडियाज डॉक्टर स्पैट एट एंड अटैक्ड। अब ये हेडिंग देख रहे हैं, मतलब कैसे आपने जनरलाइज कर दिया कि इंडिया के पेशेंट को। तो मतलब अगर कोई एनआरआई इंडिया आके कुछ सेवा देना भी चाह रहा होगा, नहीं यार इंडिया में तो पेशेंट ना पागल हो गए, वो उनके समझ में नहीं आ रहा है कोरोना। दूसरी बात है कि ये इतनी छोटी सी लोकल न्यूज भारत की, ये इंटरनेशनल न्यूज क्यों है? ये इंटरनेशनल न्यूज। और इन्होंने तबलीगी जमात को बचा भी लिया। अंदर जब आप न्यूज पढ़ेंगे, मैंने अंदर ज्यादा अपना बायस नहीं करा, क्योंकि न्यूज पढ़ने के बाद एक एनालिसिस होगा, उसमें हल्का सा लिख दिया 1 ग्रुप रिलेटेड टू, ऐसे करके। दूसरा पढ़िए न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी अप्रैल 21 की, दिस इज द कैटास्ट्रोफी इन इंडिया, इलनेस इज एवरीवेयर। ये 730 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी में 10% पॉजिटिविटी है, किसी में 20% है, किसी में 50% है, किसी में बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में हैवी पीक में जब अभिनव भाई, जब आपको मैंने पिछले शो में बताया था 1.5 लाख की फोर्स भेजी गई, 75% गांव में एक भी केस नहीं था। अब बड़ी बात है ये बात, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है जिसमें 1 लाख गांव है, उसके 75% गांव में एक भी केस नहीं था। और ये कह रहे हैं दिस इज कैटास्ट्रोफी इन इंडिया, इलनेस इज एवरीवेयर। अब इससे क्या होता है, अननेसेसरी पैनिक फैल जाएगा, इलनेस इज एवरीवेयर। अब फिर कोर्ट क्या करता है, हमारे कोर्ट भी ऐसे ये सब पढ़ लेते हैं, कहते हैं अच्छा लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दो। अरे भाई, वो पैसा कमाना है आदमी को, आप तो घर पे बैठ के कमा सकते हैं, वो हर आदमी नहीं कमा सकता है घर पे बैठ के। तो ये कई बार आपको एक नीजक रिएक्शन भी देने को मजबूर कर देते हैं पॉलिटिशियन को, इस तरह की जो हेडिंग्स होती हैं। तो मतलब ये केवल एक तो सुनने में तो एट्रोशियस है ही है, लेकिन इससे बहुत सारे एक गलत डिसीजन भी बन जाते हैं इन हेडिंग से पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, एक तीसरी हाइपरबोलिक वर्ड्स, मतलब आपको ऐसे मिलेंगे, ट्रेजेडी, रेवेजिंग, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, नाइटमेयर, नो एंड इन साइट। नो एंड इन साइट तो बहुत बार यूज करा है, मतलब बिल्कुल एक होपलेस सेंटेंस है ना, नो एंड इन साइट, कुछ है ही नहीं, मर जाओ, मतलब सुसाइड कर लो, ऐसा लगेगा। ब्रोक रिकॉर्ड, एवरीवेयर, ऐसे वर्ड बिना किसी जस्टिफिकेशन यूज कर लिए। मैं आपको 2 दिन दिखाता हूं। 30 मार्च हमारे यहाँ हालत बहुत ठीक थी, कोरोना वायरस, इंडिया पैंडेमिक लॉकडाउन टर्न्स इनटू ह्यूमन ट्रेजेडी। ठीक है, 1-2 राज्यों की चीज है, ह्यूमन ट्रेजेडी। ये अभी पिछले साल जबकि इतना कुछ केसेस हुए भी नहीं थे। 4 में को हाउ कोविड-19 इज रेवेजिंग इंडियाज न्यूज रूम्स, उसमें अंदर लिखा है केवल दो न्यूज रूम में 8 लोगों को हो गया, एक जगह 11 लोगों को हो गया। चैनल ने अपने ऑफिस नहीं बंद करे थे, चैनल घर से नहीं चलाते थे, तो एक किसी चैनल में 8 लोगों को, एक किसी में 11 लोगों को हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के न्यूज रूम में तो लाखों जर्नलिस्ट को कोरोना हो गया। 4 मई को आखिरी पढ़ेंगे तो और मजेदार है, ये अभी की है, ये 2021 की है। 2 मई को जो रिजल्ट आए थे, इनको कोरोना में चुनाव भी सूझ रहा था, है ना। ये मोदी तो रैली ना करें, लेकिन ये कवरेज पूरी करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट, मोदीज पार्टी लूजेस की स्टेट इलेक्शंस एमिड पेंडेमिक वोट, इंडिया सीज रिकॉर्ड डेथ्स। एक तो भाई मोदी की पार्टी ने की स्टेट लूज कर दी। इन 5 इलेक्शन में आसाम रिटेन कर लिया, पुडुचेरी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे आपने जीत लिया, आपका केरला, तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ गया,
और आप एक मेजर अपोजिशन बन गए वेस्ट बंगाल में। इस हेडिंग को अगर जिसको भारत की राजनीति ना पता हो, इस हेडिंग को पढ़ेगा तो क्या लगेगा आप बताइए एक बार। मोदीज पार्टी लूजेस की स्टेट इलेक्शंस अमिट पेंडेमिक वोट। तो मतलब ये है ना, मतलब मैं ये तो बंद करता हूं, मेरा एनालिसिस तो इतना ही था, इसको मैंने फिर डिटेल में और एनालाइज करा है। मैं एक बार ये अपना शेयरिंग बंद कर देता हूं। तो हाँ, ये मोटा मोटा है कि इन जो 6 पब्लिकेशन है, और इस रिसर्च को मैं कहूंगा और लोग एक्सटेंड भी करें। आप कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के ट्वीट के बेस पे कर सकते हैं, वर्ड सर्च कर सकते हैं, एआई का जमाना है जैसे हम लोग बात कर रहे थे, और इस तरह की हमें और रिसर्च करते रहना चाहिए। केवल मतलब झुक के जो उन्होंने कहा कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है तो ठीक ही होगा, वो तो बिल्कुल हिट जॉब में लगे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार क्रिटिकली एनालाइज करूं और डेटा वाइज देखूं, क्योंकि एक हेडिंग 2 हेडिंग इधर उधर निकल जाती हैं हाथ से कभी, है ना। तो मैंने कहा अगर क्वांटम देखूंगा और जब परसेंटेज मुझे देखा कि 76-78 जो परसेंटेज है वो मिसलीडिंग हेडिंग्स है। तो ये रिजल्ट निकला है अभिनव भाई। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया का जो ये कवरेज था, फियर मॉन्गरिंग का, हाइपरबोले आपने सब बोला उसना करने का, क्या इनका कवरेज यूरोप को लेके, वेस्ट को लेके अभी भी मैंने ऐसा ही इसको मैंने एक्सटेंड करा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। फिर मैंने देखा चलो वेस्ट तो चलो ठीक है, वेस्ट को तो बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा, मैं ब्राजील और साउथ अफ्रीका को मैंने देखा कि एक 2 बड़ी कंट्री हैं आपके, ब्रिक्स हर तरह के जो नए डेवलपिंग कंट्रीज के जो समीकरण उसमें आती हैं, इसके 1/4 भी नहीं है कवरेज अमाउंट में भी। जैसे कि जो 600 आर्टिकल है वहां पे 100 आर्टिकल भी नहीं है साउथ अफ्रीका के ऊपर, 90 आर्टिकल भी नहीं है ब्राजील को लेकर, और अपने यहाँ तो आपने है ही। भाई इन्होंने क्या करा, जर्नलिज्म की हर हद को पार कर दिया। जर्नलिज्म में 2 रूल है, आपको पता है कि जो जितने भी क्या कहते हैं इसको, आपदा को रिपोर्टिंग करने के जितने भी रूल्स हैं, एक तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें है आप हॉस्पिटल में नहीं एंटर करेंगे कभी, आप किसी पेन को नहीं दिखाएंगे, आप डेड बॉडीज को नहीं देंगे। ये स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल्स, और इन्हें अपने यहाँ नहीं करा कभी। आपने 9/11 की कवरेज देखी है अभिनव भाई? आपको 9/11 की कवरेज में क्या दिखता है? वो 2 ट्विन बिल्डिंग और गिरता हुआ प्लेन। आपने एक भी डेड बॉडी मतलब कॉफिन में देखी हो तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है बॉडीज के साथ क्या हुआ होगा अंदर? चीथड़े उड़ गए होंगे, हाथ कहीं गया होगा, पैर कहीं गया होगा। आपने एक की फोटो देखी? यहाँ पे आप दिख रहे हैं कुत्ते खा रहे हैं। वो भी वो अलग बात है कि वो 2004 की फोटो उन्होंने यूज करी है, पुरानी 2014 की फोटो यूज करी है, 2017 की फोटो यूज करी है, 2016 की फोटो यूज करी है। यहाँ पे आगे गेटी इमेजेस में आपके बनारस के घाटों की फोटो बिक रही है। गेटी इमेज में 23,000 की फोटो बिक रही है हमारे शमशान घाट की। मतलब दे हैव क्रॉस्ड ऑल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, एंड इट्स नॉट दैट दे डोंट नो इट। उनको पता नहीं है कि ऐसा ये कोड नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पे चलता है, कोई सामने से बोलता ही नहीं है। हमें तो कोई शेम करेगा ही नहीं ज्यादा, और शेम करेगा तो हाँ हूं करके कि हमें ट्रूथ दिखाना है करके बच जाएंगे। लेकिन ये हम वेस्टर्न मीडिया को बोल रहे हैं, लेकिन वो जो इमेजेस इनको मिल रही है, इसको छाप रहे हैं, वो तो इंडियन से खींच रहे हैं। भारतीय मीडिया क्या कवरेज बल्कि अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा आगे की, ये भारतीय मीडिया में कैसे जाए, है ना। जैसे मैं 8-9 दिन पहले की अगर अपने टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की, मेरे घर में 7-8 पेपर मंगवाता हूं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, फ्रंट हेडिंग जो होती है ना, मतलब मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आधे लोग तो पेपर खोलते भी नहीं है। फ्रंट में भी जो लेफ्ट साइड वाली होती है, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम होता है, उसकी जो मेन हेडिंग होती है, वही मेरे ख्याल से उस दिन की खबर है। तो 8-9 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि दिल्ली में 100 वैक्सीन सेंटर बंद हो गए। आपको लगा अरे वैक्सीन नहीं, अब क्या होगा, माय गॉड वैक्सीन नहीं मिल रही है। दैनिक जागरण क्या बता रहा है, हिंदी का पेपर फिर भी एक रिपोर्टिंग ठीक कर रहा है। वो कह रहा है कि सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन का प्लान दिया, दिसंबर तक 100 करोड़ लोग 2 बार वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब इसको पढ़िए उसको पढ़िए, आपके मन में क्या लगेगा एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री? कोई एनालिस्ट छोड़ दीजिए, एक सिटीजन ऑफ कंट्री, मेरी कंट्री में क्या चल रहा है। और वो 100 वैक्सीन सेंटर में 20-30 हजार वैक्सीन चाहिए, बस एक 20-30 हजार की रिपोर्टिंग और एक 200 करोड़ वैक्सीन का प्लान, वो जक्सटापोज है। तो मेरे ख्याल से आप हेडिंग कौन सी जाती है, फ्रंट पेज में क्या जाता है, दिल्ली रिकवर होता है तो फ्रंट पेज में आता है, यूपी रिकवर होता है तो थर्ड पेज में आता है। तो किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जैसी हमारी ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले बात हो रही थी, एक फुल फ्लेज मतलब टीम बिठा के यही काम होना चाहिए कि कौन क्या कैसे कब क्यों खबर आ रहा है उसको क्वांटिफाई करना चाहिए, और उसको एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी होनी चाहिए अक्रॉस टाइमलाइंस आल्सो क्रोनोलॉजिकली। क्योंकि फिर क्या होता है, हम एक पैच में बहुत सारा बोलते हैं फिर हम भूल जाते हैं।
सही बात है, लेकिन भारत में हम लोग हमेशा बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बात होती है, लेकिन मुझको लगता है कि उससे भी बड़ी जो समस्या है वो फेक हेडलाइंस की है, मिसलीडिंग हेडलाइंस की, क्लिक बेट हेडलाइंस की है। तो यूपी को लेके आपने कुछ ऐसे किस्से नोटिस किए हों, क्लिक बेट हेडलाइंस को, फेक हेडलाइंस का? आपने योगी जी की बायोग्राफी भी लिखी है, तो योगी जी को लेके किस तरीके से हेडलाइंस छपती हैं, उसके बारे में भी अगर बल्कि मैंने जैसे कहा, मैंने पहली बार की जब मैंने अपनी किताब लिखी है तो इसमें मैंने एक चैप्टर ही लिखा है कि फॉरेन मीडिया एंड योगी। और क्योंकि मुझे पहली बार देखा कि मैंने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर का नाम सर्च करा, मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर नहीं मिली, मुझे मुझे वॉशिंगटन पोस्ट में कोई खबर नहीं मिली। बहुत सारे भारत के चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी की मिली, प्री प्राइम मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर से पहले की भी नरेंद्र मोदी की खबरें मिल रही। तो मैंने कहा ये कुछ ही चीफ मिनिस्टर को क्यों कवर कर रहे हैं। और फिर देखा पहली बार जो आर्टिकल आया कि बीजेपी मेक्स अ मिलिटेंट एज अ चीफ मिनिस्टर, मिलिटेंट मंक। तो उनको जब उनका नाम कुछ बेरी था, मैं नाम भूल गया हूँ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार थी, मैंने भी ट्वीट करा, बहुत लोगों ने ट्वीट करा, तो उन्होंने मिलिटेंट का वर्ड फिर वो इंग्लिश सिखाने लगी। नहीं, मिलिटेंट का मतलब होता है जीलस, मिलिटेंट का मतलब होता है जो उसको जोर से करे, कुछ कुछ ज्ञान देने लगी अंग्रेजी पे, क्योंकि भाई अंग्रेजी आप लोगों की लैंग्वेज नहीं है, तो शायद आप लोगों को मिलिटेंट का मतलब नहीं पता है। फिर शायद बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने मिलिटेंट को कुछ और फिर वर्ड से चेंज करा, उन्होंने जीलस या कुछ और वर्ड चेंज करा। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं ये लोग। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल, मतलब बेसिकली थोड़ा मूवमेंट हुआ है, और बहुत सारे, एक सरकार का रिव्यू हो रहा है ना, क्योंकि भाजपा चुनाव जोर से लड़ती है ना। अब 7-8 महीने बचे हैं चुनाव के, उत्तर प्रदेश बहुत क्रूशियल स्टेट है, तो कुछ बड़े लीडर चले गए, उसमें बहुत सारी खबरें आ गई, क्या योगी जी को हटा रहे हैं, सूत्रों से पता लगाया और सूत्रों ने मना किया बताने को नाम। अरे कौन से सूत्र है, उसमें एक मीटिंग तो हुई नहीं। अब आप कैन यू इमेजिन, एनडीटीवी ने शो कर दिया, मैं भी उस डिबेट में था, मैंने डिबेट में संकेत से कहा, उस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा, कौन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और होसबोले जी और बीएल संतोष, ये 6 लोगों का नाम लिया और हमारे सूत्रों से पता लगा। मैंने कहा इन 6 लोगों में से सूत्र कौन सा है भाई तुम्हारा? मोदी तुम्हारा सूत्र है, अमित शाह तुम्हारा सूत्र है, वो तो 6 लोग इतने सीक्रेटिव लोग हैं, इतने हाईएस्ट लेवल के लोग हैं, इसमें से सूत्र कौन है तुम्हारा? मैंने तो उसको कम से कम 15 मिनट तक यही घेरा। मैंने कहा सूत्र नड्डा जी तुम्हें एनडीटीवी का सूत्र है क्या, तुम ये कह रहे हो? बीएल संतोष एनडीटीवी का सूत्र है। तो मतलब एक स्टोरी कॉन्कॉर्ड कर दी। बाद में आरएसएस से बयान भी आया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई और उस पर आर्टिकल छप गए। देखिए प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट पता लग जाता है, प्राइम मिनिस्टर से चुपके से नहीं पहुंच जाएंगे कहीं ना, बाकी सब तो चलो फिर भी कहीं चुपके से पहुंच जाए, है ना। प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट पता लग जाता है, होम मिनिस्टर का मूवमेंट पता लग जाता है, और फिर भी उन्होंने स्टोरी, और जैसा कोरोना का टाइम है कोई ट्रैक तो कर नहीं रहा है, पेल दो स्टोरी, और स्टोरी कर दी उस पर, चला उस पर कि अरे योगी जी की हो रही है कोरोना में, ये कोरोना में वो, स्टोरी कर दी। और उसके बाद क्या करा, 1-2 फॉलोअप मीटिंग होनी थी। बीएल संतोष जी, देखिए संघ में आपको पता होगा 1-1 साल का कैलेंडर सेट होता है, उनको पता था कि बीएल संतोष का कैलेंडर है, बीएल संतोष को जाना है। उन्होंने बताया देखिए अब बीएल संतोष भी जा रहे हैं, देखिए अब योगी जी भी राज्यपाल से मिले, अब दिखा दिया योगी जी तो राज्यपाल से हर 15 दिन में मिल रहे हैं। अब आपने तो कभी न्यूज बनाई नहीं, लेकिन अब आपने सबको क्या करा, जो चीज नॉर्मली होने वाली थी माहौल बना दिया, एक अटैच करके कि एक मीटिंग हुई जो झूठी है, बीएल संतोष की रेगुलर विजिट थी, योगी जी रेगुलर गवर्नर से मिलने थे, और कुछ तो देखिए छोटी मोटी राजनीति हर पार्टी में हर समय चलती रहती है, उसको उन्होंने बड़ा करके और ये लेटर लिखने हैं योगी जी से संतोष ऐसे और क्वेश्चन मार्क का बड़ा अच्छा यूज करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? आदमी सस्ता हो ही रहा है। तो ये तो हिट जॉब चल ही रहा है, और ना मतलब जी। अपने संतोष जी, हम वेस्टर्न मीडिया में फिर से आए, तो वेस्टर्न मीडिया का कवरेज भारत को लेके आओ, ये मैंने कई बार इस बात को बोला है कि पिछले 100-150 साल में वेस्टर्न मीडिया का भारत का जो कवरेज है कभी पॉजिटिव नहीं रहा है, हमेशा बहुत ही रेसिस्ट रहा है, बहुत ही निगेटिव रहा है, और बहुत ही मिसलीडिंग रहा है, और आउटराइट फेक भी रहा है, मतलब फैक्चुअल रियलिटी। देखिए डॉक्टर्स वाला, डॉक्टर्स स्पैट एट एंड अटैक, मतलब वो कितनी मिसलीडिंग हेडिंग है कि डॉक्टरों पे थूका जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसे पढ़ने के बाद कि इंडिया में जाहिल गंवार लोग रहते हैं, थूकते रहते हैं डॉक्टरों पे। मतलब रेसिस्ट एक हमेशा कवरेज रही है, लेकिन अभी भी 21st सेंचुरी में ऐसा क्यों है? इनकी हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कर दें, इनके लिए बहुत मुश्किल है किसी और कंट्री के खिलाफ ऐसा कर दें। भारत जो इतना बड़ा देश है, 1.4 बिलियन की आबादी का देश है, मार्केट है, एक बड़ा पॉलिटिकल वेट भी रखता है दुनिया में, ये इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों रहता है? इसका जो मन करता है वो उसके बारे में कर देता है। आई थिंक उसमें मुझे लगता है जो हमारी इंटरनल फोर्सेस है ना, जब याद है वो ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट आई थी, तो हमारे विदेश मंत्रालय से एक पीआईबी की प्रेस नोट चला गया था कि भाई आप कंसर्न ना हो और इस तरह से, जबकि किसी का नाम भी नहीं आता, तो हमारे लोग अरे ओहो विदेश मंत्रालय को तो टाइम बहुत है, वो फालतू एक चीज को रिप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम ऐसा बन गया, बट अब वो ये जो भी सरकारें ऐसी आए, कम से कम जो राष्ट्रवादी सरकारें ऐसी आए, दे शुड केयर अ डैम,
वी आर टू गुड फॉर टू लॉन्ग, आई थिंक। अब आपको मुंह पे सुनाना पड़ेगा थोड़ा, तो देखिए हमारे पास हैंगओवर हमारे पर भी है ना। हमें बहुत सारे लोगों को एक वेस्टर्न स्टैम्प की जरूरत लगती है कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जबकि कितनी कचरा पत्रकारिता है। मैं तो खुद देखता हूँ जो यूपी के बारे में रिपोर्ट होती है, मतलब लखनऊ तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में भी नहीं आए भाई वो लोग। उन्होंने कहीं तो बैठे बैठे किसी टैबलॉइड को पढ़ा, उसको ट्रांसलेट करा, यहाँ दो अपने पिट्ठू बिठा रखे हैं, उनको दिए $300-400, जिनकी किताबें राणा अय्यूब की किताबें हैं, जिसको यहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, वो आपका टाइम्स में कवर स्टोरी लिख रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। और ये लोग आप बड़ी, जब ये बहुत ऐसी हिट जॉब टाइप की स्टोरी करते हैं ना, तो इनका पत्रकार नहीं करता है नॉर्मली। आपने ध्यान दिया इस बात को? तब ये इंडिया का वो पत्रकार, जिससे कि ना उसका पल्ला झाड़ ले, अगर ज्यादा कुछ हो गया तो पल्ला झाड़ ले, नहीं नहीं अच्छा हाँ ये तो किसी हमारे मतलब कॉलम राइटर ने किया था, ये हमारा कोई रेगुलर पत्रकार नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स का बीट जर्नलिस्ट नहीं है हमारा। तो ये भी एक वो ओपिनियन पीस है, वो ओपिनियन पीस है, उनकी ओपिनियन होगी, लेकिन वो फ्रंट पेज, उसको ओपिनियन पीस को फ्रंट पेज का कवर है उसके हिसाब से, फ्रंट पेज पे नाम है राणा अय्यूब ने लिखा है। तो देखिए अब नरेंद्र मोदीइज्म और अभी एंटी योगीइज्म एक फुल टाइम करियर है मेरे हिसाब से। तो कुछ लोगों के करियर बन चुके हैं, जैसे राणा अय्यूब के लाइफ में कुछ और काम नहीं है मेरे ख्याल से। वो तो ढूंढ रही है और कि मैं करूं और किससे $500 ले लूं, किसे मैं आर्टिकल छाप के दूं और कोई मुझे दे दे, वही उनकी मतलब आर्टिकल टू आर्टिकल की दिहाड़ी है। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो चैनल से निकल के यूट्यूबर बन गए, वो यही करते हैं, कुछ आधी कच्ची पक्की खबर लेके। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, हमारी आदत है कि विदेशी हम पत्रकारों को बोलेंगे, न्यूज़पेपर को बोलेंगे, लेकिन भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद और दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग आबादी होने के बावजूद, भारत में अगर भारत की इंग्लिश स्पीकिंग रीडिंग पढ़ने वाली आबादी को देखा जाए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बिल्कुल। अगर 4-5% भी है तो बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्यों नहीं अपना इंटरनेशनल मीडिया स्तर खड़ा कर पाए? अरे ये आपने जो कहा मेरे ख्याल से बहुत भारत की नहीं, हम सिर्फ भारत की बात करें, यूपी है 22 करोड़ का देश है, इतना बड़ा राज्य है, किसी भी दुनिया के देश के बराबर है। यूपी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया कि एक यूपी का मीडिया कल्चर, मीडिया हाउस खड़ा हो जो यूपी का नैरेटिव दे, लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो, लेकिन यूपी का कुछ तो हो इंस्टीट्यूशन। हाँ, अधिक इतना स्ट्रेटेजिक थॉट जहां तक मुझे लगता है सरकारों के पास तो नहीं गया। जो मैंने सुनने में आया पिछले 1.5-2 साल में, डीडी न्यूज इंग्लिश को इंटरनेशनल ले जाने की बात हो रही है, लेकिन डीडी की जो कैपेबिलिटी है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत कुछ है उनके पास वायर सर्विसेज भी हैं, उनके कनेक्शंस भी हैं, सरकार है। तो आप डीडी को अगर कोई आप बिल्कुल टॉप नॉच स्ट्रेटेजी टीम बना के उसे आप बीबीसी बना सकते हैं अपना। देखिए बीबीसी, बहुत सारे लोगों को, मैंने एक स्कूल के बच्चों के साथ ना मैं इवेंट कर रहा था 150, मैंने उनसे पूछा किसी को नहीं पता था कि बीबीसी गवर्नमेंट की एजेंसी है। ऐसे मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है गवर्नमेंट की एजेंसी है, मतलब उनका एक डिप्लोमेटिक टूल है, फॉरेन पॉलिसी का टूल है बीबीसी। उनकी इंटरनल रिपोर्टिंग वर्सेस फॉरेन रिपोर्टिंग का रेशो देखेंगे तो इंटरनल रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा है, वो तो बना ही इसलिए है कि दूसरे देशों को, मतलब देख कॉलोनियल एक बार मुंह पे खून लग गया तो आप कैसे करें, अब बीबीसी के थ्रू करते हैं, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश ने एक थोड़ा सा जो नैरेटिव कई चीजों से आता है, न्यूज़पेपर से आता है, मूवीज से आता है, तो मूवीज में फिल्म सिटी एक की बात चल रही है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बन गई हैं, उसका टेंडर हो गया है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई है, तो एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है, जो जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो आदमी जिस तरह से स्टोरी कहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, वो कास्ट का एक एंगल ले आते हैं, उसको बहुत जोर से खींचते हैं, और एक कास्ट कॉन्शियसनेस जो खत्म भी हो रही है अर्बन में, उसको और जोर से दिखाने की कोशिश करते हैं, और नाम जात का नाम ले लेके कौन जात बा जान पूछ के बोलता है पुलिस वाला, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो चीज खत्म हो रही है समाज में अपने आप से होते हैं, उसको और जोर से फ्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने एक तो काम किया, लेकिन बाकी तो रिएक्टिव ही लगता है मुझे भी, हर जगह रिएक्टिव ही हो रहा है। और अपने पास हम यहाँ बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहे हैं किसी पे। एक जो थोड़ा बहुत स्पेस लिया है वो वियॉन ने लिया है, वियॉन ने भी पहले कुछ नहीं लिया था, पिछले 1-1.5 साल से जो ग्रेविटास शो है 9 बजे वाला, या और थोड़ी रिपोर्टिंग है, वो अब थोड़ी शार्प होने लगी, और हम बिल्कुल वी आर स्टार्टिंग कॉलिंग द नेम, वो वुहान वायरस बोलते हैं, वो चाइना वायरस बोलते हैं ना, बाकी जगह तो और हमारे कुछ पब्लिकेशंस हैं जैसे ऑफ इंडिया है, जैसे स्वराज मैग है, ये फॉरेन रिपोर्टिंग करने लगे हैं, 5-10% ही होती है, लेकिन हाँ एक बिल्कुल डेडिकेटेड, जैसे CNN है, जैसे अल जजीरा है, जैसे इकोनॉमिस्ट है, जिनका काम ही है बस ग्लोबल आप न्यूज ट्रैक करिए। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, इट्स अ वेरी, आपको 80-200 देशों में, 200 देश भी छोड़ लीजिए, आपको 50 देशों में भी लगाना है इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए देखिए बीबीसी के मैंने बताया 300 लोग हैं भारत में, बीबीसी के 300 लोग भारत में, लिंक्डइन में दिखा रहा है, अगर लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो मतलब 500 लोगों की टीम केवल बीबीसी की भारत में बैठी है, उसकी सैलरी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बजट हो। ये बात तो है, भारत में हमारी ये परंपरा ही नहीं रही है कि रिसोर्स को इन्वेस्ट किया जाए। जैसे कि मीडिया की बात होगी
डीडी इंटरनेशनल की बात होगी, मेरा तो मानना है बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आईएएस को उसका हेड बना दिया जाएगा और वो कबाड़ा ही इसमें निकलेगा। इसमें मैं कोई I can't say anything else, but this is a reality. हाँ, मतलब उसको किस तरह से ऑटोनोमस बना दें और उसमें कोई बाहर से मीडिया का कोई स्मार्ट आदमी ले आए तो भारत में क्या होगा, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपकी जर्नलिस्ट में इन्वेस्टमेंट, किसी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट, आपको लाखों लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, हर चीज में ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की परंपरा तो है नहीं शांतनु जी। बिल्कुल परंपरा भारत का एक शाश्वत सच है। आज भी लोग काम कराना चाहेंगे, नेता भी आपसे काम कराना चाहेंगे, आपको रिटर्न में कुछ देना नहीं चाहेंगे। तो ये इस देश की समस्या है। लेकिन आपका जो रिसर्च है, आपने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है, इसको आगे कहां तक ले जाने का आपका विचार है? देखिए, मेरे पास भी ये अनायास ही आ गया, मैंने ऐसा कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक सोचा नहीं था। एक हल्का सा कीड़ा था दिमाग में जब मैंने योगी जी का, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने कहा कि एक योगी जो मुख्यमंत्री बने हैं उस पे वॉशिंगटन पोस्ट क्यों लिख रहा है, उसे क्यों प्रेरणा मिल रही है योगी पे? उन्होंने कभी शिवराज सिंह चौहान पे तो नहीं लिखा, उन्होंने कभी देवेंद्र फडणवीस पे तो नहीं लिखा, तो क्यों योगी पे, उनको चीफ मिनिस्टर बनने पर लिखना पड़ रहा है? क्यों वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखना पड़ रहा है? तब मेरे दिमाग में आया था। और जब मैं कोरोना की अपनी कवरेज, मैं आदत है सुबह एक बार याहू न्यूज, गूगल न्यूज देख लेता हूँ कि वो लोग क्या छाप रहे हैं, तो देख रहा है ये हेडिंग का, और अंदर जैसे आपने कहा हेडिंग का बाजार बहुत खतरनाक है। वो क्लिक बेट का जो है, वो हेडिंग कुछ पढ़ लो, सेंसेशन बना दो, और फिर अंदर पढ़ लो, अंदर डेटा फिर कुछ ठीक भी है, खराब भी है। तो जैसे मैंने पैटर्न्स बताए, मैंने तो 3-4 पैटर्न आइडेंटिफाई करे, तो मेरे ख्याल से मैं कुछ और इंटर्न्स, कुछ लोगों को लेके इस पे एक और बड़ा काम करना चाहूंगा कि मतलब ये तो मैंने 1 साल की केवल कोरोना की रिपोर्टिंग, लेकिन और उन्होंने वृहत रूप से क्या एग्जैक्टली रिपोर्टिंग करी, क्या न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, क्या इन्होंने बड़ी न्यूज छोड़ दी, क्या अच्छा बुरा कुछ और हुआ, कोई ऐसी रिपोर्ट हुई जो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी भी हुई। जैसे वैक्सीन पे रिपोर्ट ही नहीं है ये। हाँ, आपको बताता हूँ, जो 522 मैंने कितने 552 है, इसमें से 4-5 खबरें वैक्सीन पे हैं बस, भारत की वैक्सीन पे, और वो भी कंफ्यूजन कि इसका 3rd फेज ट्रायल नहीं आया है, इसका ये नहीं आया है, वो नहीं आया है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बना लिया उसकी तो आधी खबर है, वो भी ऐसे करके ना, वो पूना वाला को एक रिच किड दिखा के कि वो तो मतलब एक मुंबई इलीट गैंग का पार्ट है, और बस उसके बारे में कुछ सम गॉसिप अराउंड हिम, बट दैट्स ऑल। लास्ट ईयर भी हमने देखा है, जब फर्स्ट वेव आ रही थी भारत में, तो किसी भी फॉरेन मीडिया में, किसी भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा नहीं हो कि भारत पे जो रिपोर्ट हो रही थी उसमें क्या था, कोई फ्रिंज एलिमेंट कहीं पे उसने गौमूत्र की बात कर दी तो वो फ्रंट पेज न्यूज है। और उस रिपोर्टिंग में, भारत के ऊपर रिपोर्टिंग में कहीं भी किसी डॉक्टर, साइंटिस्ट, ऑफिसर, किसी से भी बात नहीं है। वो रैंडम गॉसिप्स को बना के उन्होंने न्यूज़। जो गौमूत्र वाली स्टोरी है उसमें मैंने 2-3 बार डिबेट करी। हिंदू महासभा, जिसकी ओनरशिप में डाउट है इस समय कि ओनर कौन है फाइनल। हिंदू महासभा तो देखिए आखिरी जो बड़े नेता थे वो सावरकर थे, उन्होंने भी कहा था, उसके बाद कोई नेता नहीं हुआ। फिर इस समय वो चक्रपाणी जी हैं जो कई बार कॉल पे गालियां देते हुए सुने गए हैं ना, उन्होंने एक तरह से हत्या लिया है। आप जो हिंदू महासभा का ऑफिस देखेंगे दिल्ली में, उसमें शादी घर बना हुआ है, केवल शादी के लिए देते हैं, उसी से अपनी रेवेन्यू चलता है ना। उन्होंने सारा उसका कांग्रेसीकरण हो गया है, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन, इस तरह के लोग आ गए हैं। उन्होंने एक रैंडम सी कुछ करके गौमूत्र की मीटिंग कर ली। अब क्योंकि उन्होंने भगवा पहना हुआ है तो भगवा को आरएसएस से कनेक्ट करा, आरएसएस को बीजेपी से कनेक्ट करा, और एक 18 लोगों की पार्टी को आपने इंडिया की खबर बना दिया। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो गौमूत्र, और वो अलग बात है कि बाबा रामदेव और बहुत सारे आयुर्वेदिक लोगों ने गौमूत्र पर रिसर्च करी हुई, वो अलग बात है कि गौमूत्र में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। कोरोना के लिए नहीं, जनरली मैं कह रहा हूं, बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें हैं जिनसे सच में क्यूरेटिव मेडिसिन यूज हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो उन्होंने कवरेज नहीं करा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपने 20 लोगों की एक रैंडम सी पार्टी, एक डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल सोशल ग्रुप को आपने एक रैंडम न्यूज बना दिया, जिसमें आपने एक मॉकरी से ज्यादा ये लिखा कि अंडर हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ये हो रहा है। हाँ, और जबकि ये कहीं नहीं लिखा कि भाई चाहे मोदी हो चाहे योगी सरकार हो, किसी ने भी कुछ एंटी साइंस बात की हो। ऐसा तो कुछ मुझको तो अखिलेश यादव ने करी है, बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। उनके एक एमएलसी ने करी है, पार्टी का बैनर लगाया करी, किससे नामर्दी आ जाती है। उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को नहीं लगानी चाहिए। ठीक है शांतनु जी, आपने ये रिसर्च शुरुआत अच्छी की है, और इसका सेकंड जब भी पार्ट आप करेंगे तो आपको फिर से बुलाया जाएगा इस पर चर्चा करने के लिए। बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड फॉर कमिंग टू द शो। Thank you. And thank you audience for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel. You can also join as a member to support the channel. Thank you and hoping to see you soon.